A very good afternoon, all of you. I Good hope it's afternoon. good Good afternoon. afternoon, ma'am. Very good afternoon. So just give me a moment and I shall share my screen, right? Meanwhile, there are more people joining in. So एक मिनट दो आप मुझे मैं बस अपनी screen share करती हूँ. Then I shall start the class. Okay. Okay, ma'am. Okay, so in the last two sessions, we had covered block one. CFN का block one हमने कर लिया जिसमें हमने सारे न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस देखे थे. हमने डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में पढ़ा था. We had also read about एक्सेस से क्या होता है, क्या functions of different nutrients, क्या on the basis of physiological, socio-cultural, psychological, क्या हम functions के हिसाब से कैसे अपने foods को different food groups में divide करते हैं. So all that we've already covered up. So today I'll be starting off with the block 2 जो आपका food choice preparation and preservation है. इसमें few things are very general, simpler to understand, but obviously as a part of the curriculum, so I will be covering them, right? So okay, कुछ चीज़ें हमारा इस ब्लॉक में जो पिछला ब्लॉक था उससे थोड़ा सा ओवरलैप होगा, राइट? सो बट इस एक तरह से फिर भी हमारी एक एक तरह से रिविजन, एक तरह से जो कॉन्सेप्ट्स है वो और ज़्यादा पक्का हो जाएगा. Okay, so starting off with the first unit of the second block, basically here it talks about, and we know that food जो है we need it for living, है ना. और अगर ये हम पिछली क्लास में बात कर चुके हैं कि अगर कमी होगी तो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज होते हैं, और अगर ज़्यादा है, एक्सेस हो, तो भी इश्यूज और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. बॉडी विल रिएक्ट इन बोथ एक्सट्रीम्स, राइट. एंड हमारे क्योंकि इतने सारे फूड अवेलेबल हैं, है ना, हमारे पास इतनी इंडियन डाइट्स में इतनी वैरायटी है और इतने न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट फूड्स प्रोवाइड डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स. सो फॉर द ईज हम अपने जो प्लानिंग के लिए और वैरायटी के लिए हम अपने खानों को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे कल देखा था हमने सीरियल्स है, सीरियल्स जो हमें मेनली कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स देते हैं, तो हमारे उसमें सारे सीरियल्स आ जाता है, उसमें हमारे रूट्स एंड ट्यूबर्स आ जाते हैं, शुगर शुगर का एक फूड ग्रुप आ जाता है. सो वी नो दैट व्हेन वी हैव टू फोकस ऑन एनर्जी गिविंग फूड्स लाइक कार्ब्स एंड फैट्स ज़्यादा चाहिए, तो किस टाइप के फूड इंक्लूड करने चाहिए, या जब हमें प्रोटीन अपनी डाइट में बढ़ाना है तो हमें किस टाइप के फूड इंक्लूड करने चाहिए. So that is why food groups basically, it helps to decide what kind of food to include, plus variety also. अब मुझे पता है अगर मुझे प्रोटीन का सोर्स ऐड करना है तो मैं दाल के फॉर्म में भी कर सकती हूँ. I can even do it in the form of chicken, I can do it in the form of fish or maybe egg, right? Milk products, they also provide uh, a good amount of protein. So तभी हम अपने खाने को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं, उससे वैरायटी और प्लानिंग आसान हो जाता है, राइट. एंड वी कैन ऑल्सो प्रोवाइड वाई दिस वैरायटी इज़ नीडेड, बिकॉज ऑब्वियसली सीजनल वेरिएशंस भी होती हैं. अब कोई वेजिटेबल है, अगर मुझे विटामिन ए लेना है, अब सर्दियों में आई कैन गो इन फॉर माई ग्रीन्स एंड ऑल, जो पालक या गाजर अच्छी आती है, पर गर्मियों में आई कैन गो इन फॉर मैंगोज, right? So it helps to bring about variety.
And then when we hear what we're going to talk about, it is a little, like I said, overlapping with your the first unit जो हमने first block जो हमने किया था कि हम सिर्फ न्यूट्रिएंट्स पे फोकस नहीं करते हैं। ऑब्वियसली हाँ, न्यूट्रिएंट ज़रूरी है कि हमें हमारी डाइट ऐसे हो या इतनी बैलेंस्ड हो कि हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिले, बट दूसरे फैक्टर्स भी कंसिडर होते हैं, है ना, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस। हमारा कल्चर सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो प्ले करता है। हमारे क्या कस्टम्स हैं। अब यू नो इंडिया इज सच अ कंट्री दैट आफ्टर एवरी यू क्रॉस वन स्टेट एंड यू एंटर अनदर स्टेट, जो फूड कल्चर है वो चेंज हो जाता है। हर स्टेट की अपनी अपनी, चाहे डिशेस कुछ सिमिलर ही होंगी, बट दे आर कॉल्ड बाय डिफरेंट स्टेट्स इन डिफरेंट नेम्स in various states, right? So customs, beliefs, religion, it plays a very important role, right? And this बहुत important base होता है, बहुत important factor है that helps to decide, you know, which food to choose. So because in certain, जैसे पता है हमारे religion, certain religion, it promotes certain type of foods, right? I had talked about it in the previous blog. Then seasonal variability, seasonal availability is also a big factor that we need to consider when we choose food, because kuch food seasonal hota है, and it is said that one must always choose foods that are seasonal, क्योंकि जो seasonal होंगे उनका एक तो न्यूट्रिएंट कंटेंट भी सबसे ज़्यादा होगा। प्लस ऑब्वियसली सीजनल फूड्स आर ऑलवेज चीपर। ऑफ सीजन लोगे तो थोड़े महंगे रेट में मिलेगा, राइट? अगर सीजन के टाइम लोगे तो सस्ता रेट भी मिलेगा। एंड न्यूट्रिटिव क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, क्योंकि कुछ स्टोरेज लॉसेस होते हैं जब आप कोई भी फूड को स्टोर करके, जैसे अगर कोल्ड स्टोरेज में बहुत टाइम पड़ा हो, अगर ऑफ सीजन हमें जो मिलता है वो कोल्ड स्टोरेज का होता है, yeah, you know, when we apply methods like dehydration or maybe freezing and canning, so some nutrient losses do take place. So you know, it is always better to consume seasonal foods, right? So they hold a lot of importance, and they are one factor that really governs कि हम कौन सा फूड कब खाते हैं, कौन सा फूड चूज करते हैं। तो सीजनल फूड लेना इज ऑलवेज बेटर। Then the other thing that we consider when we choose food is your that it should be locally available, क्योंकि जो मेरे आसपास ग्रो हो रहा है वो मुझे आराम से मिलेगा, इट विल बी अवेलेबल टू मी, एंड आई विल ऑब्वियसली प्रेफर टू बाय दैट फूड। अब सिंपल फॉर एग्जांपल, अब जैसे देखा जाता है नॉर्मली, अब साउथ में राइस कंजम्पशन ज़्यादा होती है। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइस, दो वी इवन गेट इट इन द नॉर्थ नाउ, बट स्टिल जो साउथ की क्वालिटी, साउथ की वैरायटी होती है वो ज़्यादा होती है। अब जैसे मक्की का आटा और ये सब, ये नॉर्थ में ज़्यादा यूज़ होता है। ये ग्रो यहाँ नॉर्थ साइड में होता है, तो इसलिए नॉर्थ साइड में ज़्यादा यूज़ होता है, बिकॉज इट्स लोकली अवेलेबल हियर। सो अवेलेबिलिटी of the food really determines, you know, ki whether it really determines the dietary habits or the intake of people in that area. अब अगर मैं कोई फूड, कोई कोई क्रॉप खुद घर पे बहुत लोग जैसे ग्रो कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे, राइट? So obviously, because if I'm buying food that is coming from far away places, तो उसका प्राइस भी महंगा होगा, क्योंकि जो भी एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है वो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, ये सब ऐड हो जाती है। सो यू नो द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सीजनैलिटी, कल्चर, रिलीजन, ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखे जाते हैं जब हम फूड को चूज़ करते हैं। दूसरा comes the quality in terms of your money. Now, many a times it is thought that, you know, almonds, walnuts, we know that all the nuts are good sources of protein, right? They have nutrients, but all the nuts also have fat. नाउ इट इज़ जस्ट सेड कि ओके, अगर मैं बादाम और अखरोट खा रही हूँ तो वही बड़ा न्यूट्रिशियस है, तो ही मुझे सारा न्यूट्रिशन मिलेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। इवन योर मूंगफली, दैट्स योर पीनट्स, योर ग्राउंड नट्स दैट यू गेट इन विंटर्स,
they are equally good source of protein, as good as your other nuts, and they are cheaper, right? So, it is not necessary that always the expensive ones, are the good ones. Then also here they've given some examples, of animal foods. जैसे हमने देखा कि heme sources जैसे egg, flesh foods, they are better sources of, they have iron in them. But again, अगर cost wise over a long period of time bulk cost देखें तो ये महंगे पड़ते हैं. So, one can also go in for a cheaper variety for a vegetarian sources. And plus you just don't need to, like, there's a lot of talk about vegetarian and non-vegetarian protein sources. So अगर protein लेना है, quality wise, yes, non-vegetarian proteins are little better, but you can also improve the quality of proteins in a vegetarian diet by proper, your cereal pulse combination, जो हमने कल बात करी थी mutual supplementation के बारे में, राइट? कल जैसे मैंने बताया था, आप जर्मिनेशन और इन सब से आप अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट कंटेंट बढ़ा सकते हो. सो बाय सिंपल these methods of preparation of food, you can increase the protein quality. So it is not just necessary to think that the expensive ones are only the better ones, right? ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि वही सिर्फ न्यूट्रिशनली अच्छे हैं. But yes, the price is a factor what one keeps in mind when we choose our food. Then it is important that we should also choose foods that are rich in more number of nutrients, which we've seen yesterday when I was talking about food groups. तब भी मैंने बात करी थी कि अगर हम बात करें सिंपल एक एग्जांपल लिया था जैसे मिल्क का. मिल्क में कितने सारे न्यूट्रिएंट्स है, आई एग्री उसमें विटामिन सी और आयरन नहीं है, but it has number of nutrients. If I talk about egg, egg has protein. Your egg yolk has vitamin A, it has small amount of vitamin D, it has B vitamins, right? So there are number of nutrients present in one food item, राइट? सो तभी हम उनको न्यूट्रिशियस कहते हैं. न्यूट्रिशियस का मतलब ज़्यादा उनमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं. सो दैट इज़ वाई वी शुड ऑलवेज choose foods that are nutritious, that provide more than one nutrients, with most of the foods provide. यार, जो ये मैंने कल डिस्कस किया था कि मिल्क को हम कंप्लीट फूड कहते हैं, क्योंकि तभी जब छोटा बच्चा होता है शुरू हम मिल्क से ही करते हैं. But yes, there are just two nutrients that are absent, that is your iron and vitamin C, that are not there. Otherwise, milk has all the other nutrients. Right? Other examples I've already given you, like for egg and all. So we should always include foods that are rich in several nutrients so that we can improve the nutritive quality of our food. Then the other factor is your food combinations that you're using. Now, isme they are talking more about mutual supplementation, that again I have discussed. Mutual supplementation is basically combining your cereals with your proteins. Like I had mentioned, the cereals. अब कहते हैं कि quality of protein in an animal food is better. It has better protein quality, obviously, because it has all the amino acid. But your cereals, I'm again repeating this, your cereals, they lack something that is known as lysine, which is an amino acid, right? And your methionine, your pulses lack methionine. Okay, this is another amino acid. I'm typing out in the chat box. तो जब हम इनका कॉम्बिनेशन करके खाते हैं तो क्या होता है, द डेफिशिएंसी ऑफ वन इज मेड अप बाय द अदर. तो अगर मिला के खाते हैं तो हमें प्रॉपर गुड क्वालिटी प्रोटीन मिल जाता है, क्योंकि उसमें सारे अमाइनो एसिड मिल जाते हैं. सो आर इन एनीवेज आर इंडियन डाइट्स आर सच. दाल रोटी, dal chawal, that's what you talk about chole bhature, or you talk about South Indian में आपका सांबर और आपका डोसा आ गया. So there are number of all these are basically, you are combining your cereals with your proteins. So we should always have food to improve the nutritive quality. We should always have food in combinations. ये नहीं कि इसके साथ अगर आप अपने कुछ, अगर आप मिल्क भी ऐड कर लेते हो, मिल्क प्रोडक्ट भी, like your dahi or छाछ and all, so that will also improve the
nutritive quality of your diet. So these were the factors they're talking about. And then if we come on to now here, obviously patterns are present times are very different, but here now they're talking about generally हमारा जो meal pattern होता है और जो हमारी diets कितनी nutritious है. Okay, so we know चाहे जितनी भी India is on a developing path, right? Economy जितना भी improve हो, जितनी भी modernization हो, but अभी भी even at present India, it is an agricultural country, right? Agriculture forms a main part of our economy, right? We all know that. अभी भी हमारे इंडियन इंडियन में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे, मैंने कहा ना, हर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे आपको कुछ नया, आपको कुछ डिफरेंट खाने को मिलेगा. And normally it was seen that yes, the cereals are a major chunk or a major part or the base of our diets usually. Your wheat, rice, jowar, bajra, barley and all. जितना भी है ये हमारे cereals और millets, ये हमारे base है हमारे Indian diets के. Obviously that can vary, like I said. Usually northern people have more of wheat and all, though millets are being included, and south में rice ज़्यादा होता है consume. Again millets are being included, and along with that, like I said, a basic खाना हर घर में दाल चावल या दाल रोटी तो होती है, दाल बनती है along with pulses. And uh, if we see India as a country, obviously the intake of vegetables and fruits also is quite common. It is there, and that also varies according to the season and according to the availability. Like अगर देखा जाए अब अब तो मैंने कहा ना, things are changing now, but earlier times if you see an example of your drumstick, that is moringa. सो साउथ में तो शुरू से ये खाया जा रहा है, सांबर में तो यूज़ होता ही होता है. बट इवन नाउ इन नदर्न पार्ट्स पीपल आर ऑल्सो कंज्यूमिंग दिस. नाउ इट इज़ बिन इंक्लूडेड इन वेरियस फॉर्म्स, पाउडर फॉर्म्स, कैप्सुलेटेड फॉर्म, लोग उसको आटे में मिला के, रोटी में मिला के ले रहे हैं. तो थिंग्स आर चेंजिंग, बट इट वॉज ऑलवेज देयर इन द साउथ, क्योंकि वहाँ की अवेलेबिलिटी वहाँ ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द नॉर्थ. But yes, things are changing now. So here they are just trying to tell you here, the foods that are commonly, what the foods are commonly consumed in our country. And हमारा base हमेशा हमारे diet का आज भी cereals ही है, with pulses and some vegetables. And yes, milk तो is a main part. Like I said, कि जब भी छोटे बच्चों में शुरू से ये वी ऑल हैव ग्रोन अप लाइक दिस. आई एम श्योर हैविंग मिल्क, दूध तो पीना ही पीना है. दूध के फॉर्म में, दही के फॉर्म में, लस्सी के फॉर्म में, बटर के फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में, घी हमारे हर घर में यूज़ होता ही होता है. सो यस, इंडिया इफ यू टॉक अबाउट, यू नो it has large milk production, and milk is a main part of our Indian diet. And yes, then a small part is usually included, that's our nuts and seeds, and it can be even in the form of the oils or oil seeds. So here they're just trying to tell you the common foods consumed. So cereal, pulses, vegetable, milk, ये हमारा मेन पार्ट होता है. And then now they're focusing on generalized what kind of dietary pattern is usually seen in a country like India. Here they are now talking about vegetarian and non-vegetarian. Again, like I said, things are what is given in the book and what is at present. चीज़ें अब काफ़ी बदल गई हैं. पहले तो सिर्फ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन होता था, अब तो वीगन और एगिटेरियन, अब तो बहुत कुछ आ गया है ना. पहले ज़्यादातर वेजिटेरियन ही होते थे, और वेजिटेरियन में क्या होता था, ज़्यादातर या तो बिल्कुल अंडा नहीं लेते थे, मिल्क तो ऑलवेज वॉज अ पार्ट, राइट. सो वेजिटेरियन डाइट्स में भी क्या था, सिर्फ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो गया और दूध. और उसके बाद थोड़े चेंजेस आए कि दूध के साथ एग स्टार्ट हो गया. एंड इट वाज ओनली अ वेरी स्मॉल परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन दैट वाज नॉन वेजिटेरियन, जिसमें फ्लैश फूड्स इंक्लूड होते थे.
right? So but even being a non-vegetarian, the staple diet was always cereal pulse. हम में से जितने भी अगर नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, पर हम हर रोज तो चिकन फिश मीट पोल्ट्री ये सब तो नहीं खाते ना, है ना? So that is why, like yesterday also I said that B12 deficiency, B12 usually mostly seen in animal foods, is common because most of the population is vegetarian, and those who are non-vegetarian, among them also the frequency of consumption, कितना frequently खाते हैं, वो बहुत कम है ना? क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड्स थोड़ा महंगा भी आता है अगर आप लॉन्ग पीरियड या कंटिन्यूस अगर आप फ्रीक्वेंटली खाओगे तो। एंड सो नॉन वेजिटेरियन बहुत वजह से, जैसे मैंने कहा ना, कॉस्ट महंगा भी आता है तो कॉस्ट इज़ अ फैक्टर, रिलीजन होता है। इतने लोग अगर अगर हम बात करें जो लोग मीट फिश पोल्ट्री चिकन भी खाते हैं, तो कोई होता है थर्सडे को नहीं खाता है, कोई कहता है मैं ट्यूसडे को नहीं खाता हूँ। सो रिलीजियस बिलीव्स भी है, that is why majority of the population still is vegetarian. So here then, so then they are doing just a small, very small comparison, between what the patterns of rural and urban population are, and dietary patterns है vegetarian हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, राइट? कुछ भी हो तुम, बट अभी भी मेन हमारा क्या है, नॉन वेजिटेरियन होते हुए अभी भी हम सीरियल और पल्स ही ज़्यादातर खाते हैं, राइट? वही हमारा मेन सोर्स है। एंड देन दे आर टॉकिंग अबाउट रूरल एंड अर्बन, अर्बन सिटीज़ हो गए, रूरल विलेज एरिया हो गया। सो रूरल पीपल वी नो दैट दे आर मोस्टली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। सो एक्चुअली अगर देखा जाए आजकल, सो दैट्स अ सेपरेट इशू कि आजकल कितनी फूड अडल्ट्रेशन हो रही है। द सोशल मीडिया इज़ फुल ऑफ थिंग्स लाइक पनीर फेक है रियल है, मिल्क फेक है रियल है। These questions they always arise, but if you actually see, तो अगर देखो तो रूरल एरियाज में food is more fresher because people are mostly agriculture, they are farmers there, तो वो जो ग्रो कर रहे हैं वो वही खा रहे हैं। तो वो हमें देखा जाए तो ज़्यादा सीजनल फूड, ज़्यादा फ्रेश फूड तो वहाँ मिलता है, राइट? मिल्क, इफ़ दे आर रेयरिंग काउज एंड बफलोज, तो वहाँ वो वहाँ का ही दूध निकाल के वो वहाँ ही कंज्यूम कर रहे हैं, राइट? But and if you compare the diets from rural to an urban area, now urban area में you are getting whatever they are producing, but obviously बिल्कुल fresh एकदम से नहीं होता because traveling time होता है, चीज़ें आती हैं जब तक cities में, और उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट की वजह से it is even expensive. But like I said, now things are changing. But अगर हम overall comparison देखें, it is still seen that in urban cities people tend to spend more on clothing, more or money on entertainment and clothing rather than food, राइट? सो ये, और दूसरी चीज़, और अगर फूड पे स्पेंड होता भी है तो वो भी ज़्यादातर क्या, जंक फूड्स, ज़्यादातर योर pizzas, burgers and all. So most of the food that is spent is on that rather than simple fresh fruits and vegetables. So this, there is a difference between so here they are just trying to compare the vegetarian non-vegetarian pattern in context to rural and urban population, कि कैसा diets follow हो रही हैं, ठीक है? सो बट अगर हम बात करें न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी की, कि कितनी न्यूट्रिशनली एडिक्वेट है, सो लाइक आई सेड मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि वेजिटेरियन डाइट्स दे आर नॉट न्यूट्रिशनली एडिक्वेट, राइट? क्यों? क्योंकि भाई सिंपल सोचना यही होता है कि भाई इनको प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, है ना? सो मेन यही यही कंसर्न होता है। बट इफ यू, इट इज सीन दैट diets of vegetarian, they can be well nourished, they can be nutrient rich if they are properly planned, if they have nutrients from, if they have foods from all different food groups, right? They can be nutritionally adequate. So, and अगर हम नॉन वेजिटेरियन डाइट्स की भी बात करें,
तो अब हमारे इंडिया में नॉन वेजिटेरियन डाइट्स भी का कॉन्सेप्ट भी काफ़ी चेंज हो गया है। पहले जब नॉन वेजिटेरियन डाइट्स बनती थी तो वो यूजुअली नॉन वेज होता था, घर पे बनता था, है ना। बट अब नॉन वेज तो अब घर पे नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल they order from outside which has so much of fat in it, or it is processed in the form of a chicken burger or a chicken pizza and all. There is influence of western culture, which is why the concept of Indian non-vegetarian diets have also changed now, and this is a major cause of chronic diseases, लाइफस्टाइल डिजीजेस, चाहे वो हार्ट से रिलेटेड हो, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो कैंसर हो, यू नेम इट एंड द लिस्ट गोज ऑन। सो पहले क्या होता था, पहले हमारे जो प्रोग्राम्स भी थे, जो गवर्नमेंट रन प्रोग्राम्स थे, क्योंकि पहले इंडिया में अंडर वेट अंडर न्यूट्रिशन की ज़्यादा प्रॉब्लम थी, फूड सिक्योरिटी बढ़ानी थी। अब क्या है, सो नाउ वी से इंडिया इज फॉलोइंग अ डुअल बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। डुअल मतलब एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, एक तरफ ऐसी पॉपुलेशन है जिनको who are not getting enough food to eat, and other side is a problem of overnutrition. Now if you see the latest data, there is NFHS data आता है हर 5-5 साल में, नेशनल डेटा है, तो वहाँ बच्चों में तक ओबेसिटी ओवरवेट की प्रॉब्लम अब we can see certain percentages, of children who are facing overweight obesity, एंड रादर इस वजह से डुअल बर्डन जो हो गया वो ट्रिपल बर्डन हो गया है कि एक तरफ अंडर न्यूट्रिशन है, एक तरफ ओवर न्यूट्रिशन है, और साथ साथ डेफिशिएंसीज भी हैं न्यूट्रिएंट की, अनीमिया भी हाई है, क्योंकि जितने भी प्रोसेस फूड्स ये सब होते हैं, they don't provide you good amount of your vitamin A, iron. So these anemia, vitamin A deficiencies, these are a public health problem. So this is just in comparison of, here they're just talking about adequacy of Indian diets कैसी है और कैसे change हो रही है. So another thing that your book says is that these Indian dietary patterns, whether they're vegetarian or non-vegetarian, obviously कुछ amount of fiber तो होता ही है ना। वो हमारा बेसिक इंडियन डाइट्स में होता है ना, दाल रोटी और सब्जी सबके घर में बनता ही बनता है। सो इसीलिए दैट मेक्स इट अ लिटिल बेटर दैन द वेस्टर्न डाइटरी पैटर्न, क्योंकि वेस्टर्न में बहुत बार क्या होता है, फ्रोज़न फूड ज़्यादा यूज़ होता है, फ्रेश वेजिटेबल्स हर उसमें नहीं होती हैं। अब कुछ लोग हॉट डॉग और ये सब खाते हैं तो उसमें कहाँ इतनी फ्रेश वेजिटेबल्स होती हैं। बट इंडियन डाइटरी पैटर्न में चाहे वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हो, नॉन वेज होने के बावजूद अगर आप 2 दिन नॉन वेज खा रहे हो तो दूसरे जो हफ्ते के 5 दिन है उस दिन सब्जी ही बनती है। So that ways it is better. Indian non-vegetarian dietary pattern is still better than your Western dietary pattern, right? So this is just in brief, in just what this whole this particular topic talks about, right? So फिर भी इनएडिक्वेसी है, जैसे मैंने बताया ना, डुअल बर्डन है, इनएडिक्वेसी है, क्योंकि कहीं कहीं नॉलेज भी लैकिंग है, कहीं कहीं अभी भी परचेजिंग पावर लोगों के पास नहीं है। योर इनकम अगेन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो अंडर न्यूट्रिशन की तो प्रॉब्लम फिर थोड़ा बहुत कुछ हद तक आप डेफिशिएंसी डिजीजेस को कंट्रोल कर सकते हो बाय योर प्रॉपर कुकिंग मेथड्स एंड ऑल, बाय ट्राइंग टू इंक्लूड सीजनल फूड्स, बाय होम गार्डनिंग, जो आप अफोर्ड नहीं कर सकते ट्राई टू ग्रो। बट द प्रॉब्लम ऑफ ओवर न्यूट्रिशन विच इज़ इंक्रीजिंग इज़ एक्चुअली अ बिग बिग प्रॉब्लम। इंडिया देखा जाए तो ऑलमोस्ट एक डायबिटिक कैपिटल बन चुका है वर्ल्ड का। And this diabetes, it does not start immediately in 1 or 2 years. 5-10 साल पहले बॉडी अंदर से चेंजेस दिखाने होने शुरू हो जाते हैं और फिर हमें दिखने लगता है। सो उसका जो स्टार्टिंग है वो बहुत यंग एज में होती है। सो दिस पर्टिकुलर this block is very generalized. Then we come on to इसमें थोड़ा scientific part है। Then here we go on to your कुकिंग मेथड्स। ओके, अब है, देखो जब हम कभी भी खाना बनाते हैं, ऑब्वियसली कुकिंग इज़ अ मेन पार्ट ऑफ आवर इंडियन डाइट्स, राइट। सो इसमें
देर आर सर्टन प्री प्रेपरेशन, हम ऐसे ही ला के, तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ सब्जी वाले से लाए और बस सीधा कुकर में डाल दिया. देर आर सर्टन preparatory methods and there are certain pre-preparatory methods. जैसे कटिंग चॉपिंग ये सब हमारे प्रेपरेटरी सॉरी प्री प्रेपरेटरी मेथड्स होते हैं जो हमें प्रेपरेशन से पहले करने होते हैं, right? So we'll just be talking, I'll be talking about them in brief and then we'll be going on to the main cooking methods. हमारे main cooking methods को हम तीन different क्लासेस में डिवाइड करते हैं. एक होता है मॉइस्ट हीट, दूसरा होता है ड्राई हीट और तीसरा हमारा होता है अदर में जिसमें हम फैट यूज़ करते हैं, फैट पेस्ट मेनली. And then I'll be discussing about what is the effect. So effect of cooking method जो होगा वो usually मैं इनके साथ साथ when I'll be discussing them मैं साथ साथ ही उसके बारे में बताती रहूँगी. So now why do you think it is important to cook food? मेनली हम कुक फूड क्यों करते हैं? इसीलिए कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाए, उस उनको मारने के लिए वी प्रोवाइड हीट टू द फूड. एंड नॉट जस्ट दैट, फॉर वैरायटी, टू मेक इट कलरफुल. अब पालक अगर ऐसे ही खाओ और एक पालक पनीर टेस्टी सा बना के खाओ तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा बनाने में. So you know that is this is just in brief given what are the basic functions of cooking. Cooking से हमारा food digestible भी हो जाता है, you know, because many of the anti-nutritional factors they get destroyed. But like I said, you cannot just get the food and put it in a cooker or a kadai. We have to do certain pre-preparatory methods. These are, we all know that. This is not something very rocket science जो किसी को समझ में नहीं आए. ये बड़ा जनरल है ये वाला, ये पर्टिकुलर ब्लॉक. दैट इज योर पीलिंग, योर कटिंग, पाउंडिंग, ग्राइंडिंग, सोकिंग, मिक्सिंग, स्प्राउटिंग एंड इसमें एक फर्मेंटेशन भी इंक्लूड होता है. नाउ if I talk about your these, I'll be just briefly talking about the preparatory pre-preparatory methods. तो प्री प्रेपरेटरी में जैसे मैंने कहा हमारा क्लीनिंग, पीलिंग. सो इसमें सी वी ऑल नो दैट बट समटाइम्स राइटिंग एंड नोइंग इज two different things, right? So when we talk about cleaning, so I'll just be discussing so that it's easier for you to write also as an answer if it comes in the exam. सो क्लीनिंग हम सबको पता है, क्लीनिंग क्या होता है? रिमूविंग बेसिकली, और साफ करना मतलब, है ना, जितनी भी डर्ट पेस्टिसाइड जो सरफेस पे लगे हुए हैं उसको करना. फ्रूट आता है हम उसको अच्छी तरह क्लीन करते हैं, पानी से धोते हैं, है ना, और उसको अच्छी तरह वाइप करते हैं, तो वो एक तरह से क्लीनिंग हो गया. क्लीनिंग हम अगर हरे पत्ते वाली कोई सब्जी लाते हैं तो उसमें से इफ देयर आर एनी येलो कलर्ड लीव्स और एनी विल्टेड मुरझाए हुए लीव्स कोई ड्राइड हो तो उसको भी हम हटा देते हैं. चावल या दाल बनाते हैं उनमें से हम उसको क्लीन करते हैं, इफ देयर एनी स्टोन्स और एनी स्मॉल इंसेक्ट समथिंग रोडेंट एनीथिंग, सो वी रिमूव इट. दैट्स बेसिकली क्लीनिंग, राइट? सो क्लीनिंग में एज सच कोई न्यूट्रिएंट लॉसेस नहीं होते हैं. देन पीलिंग एंड कटिंग, वी ऑल नो पीलिंग इज छीलना और कटिंग इज उसको छोटे छोटे पीसेस में डालना. ना कटिंग, अब इसका एडवांटेज ये होता है बेसिकली कटिंग से जो सरफेस एरिया होता है वो इंक्रीज हो जाता है. एक पूरा एप्पल लोगे, छीलोगे और एक एप्पल को छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप कट करते हो तो अगर हम कट करते हैं तो surface area exposed to the heat, if we cook then that particular food, right? So that is more, so cooking is faster and even. टमेटो भी जब हम करते हैं पूरा टमाटर तो तड़के में नहीं डालते ना, या तो उसको ग्राइंड करेंगे या उसको छोटा छोटा काट के डालेंगे. सो योर कटिंग इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सरफेस एरिया जिससे योर कुकिंग बिकम्स फास्टर. बट इफ़ यू सी इसमें एक डिसएडवांटेज ये भी होता है कि at times the area that is exposed to air and heat increases, so sometimes nutrient losses also increases in this. Then peeling, we know what peeling is. Basically छीलना ही होता है so that all the dirt and all that is removed. And some vegetables are peeled and some vegetables are not peeled also, like tomatoes and all. Normally
they are not peeled. You cook it like that only. But things like your टिंडा and all, ये सब आप gourd से जो होते हैं, bottle gourd and all, you have to peel it. पाउंडिंग और ग्राइंडिंग में फ़र्क क्या होता है? पाउंडिंग मतलब उसको सिर्फ बीट करना, फ्लैटन करना, मारना ताकि वो फ्लैट हो जाए. मोस्टली मीट्स एंड ऑल फ्लैश फूड्स, इफ़ यू हैव लाइक अ मीट फ्लैश विद अ बोनलेस फ्लैश एंड ऑल, स्टेक बनाने के लिए तो उसमें क्या करते हैं, उसको ऊपर से थोड़ा पीटते हैं, मारते हैं, फ्लैटन करते हैं, बीटन इट अप सो दैट इट गेट्स फ्लैटन, क्योंकि इसमें जो इसके टफ टिश्यूज़ होते हैं इन पर्टिकुलरली एनिमल फूड्स में, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं. उससे क्या होता है, सम ऑफ द जूसेस कम्स आउट एंड दैट मेक्स कुकिंग ईजियर एंड क्विकर. When we talk about beating and all, when we talk about pounding. Okay, grinding is basically pisna. I don't need to really explain or say anything about it. Soaking and sprouting and mixing. Now, soaking is basically soak karna, pani mein dalna. Now, many a times these legumes, it has advantages to soak them because बहुत सारे ये जो दाल्स होती हैं इनमें एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स होते हैं जो या टॉक्सिक कंपोनेंट्स होते हैं. तो उससे क्या होता है, सोकिंग से वी कैन दे कैन बी रिमूव्ड. once you remove the water then they can be removed. And soaking, obviously, because soaking से क्या होगा, the water goes inside and it leads to swelling up of the grains, so breaking up of the certain tissues, which is why soaking say your food gets cooked quicker. Okay. स्प्राउटिंग, अगेन वी ऑल नो व्हाट स्प्राउटिंग इज. स्प्राउटिंग मतलब जर्मिनेट करना. जो लोग, बहुत लोग मूंग, साबुत मूंग दाल जो होती है ग्रीन वाली मूंग दाल होल, उसको करते हैं. where you soak it and then you put it in a tight muslin cloth, and then just you have to keep it damp, and in a day or two sprouts start coming out. And the same fermentation we all know, जैसे खमीरा करना, जो आजकल ये साडो ब्रेड आती है या डोसा, ढोकला एंड ऑल, curd is a example of fermentation. Now the advantage of fermentation and sprouting is mainly this, that it helps to, I had explained it yesterday also, कि break down करता है ये जैसे प्रोटीन्स और जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनटू सिंपलर फॉर्म, क्योंकि एंजाइमेटिक एक्शन बढ़ जाता है. और उससे क्या होता है, कुछ मैंने कहा ना, कुछ एंटी न्यूट्रिशन या टॉक्सिक जो कंपाउंड्स होते हैं वो निकल जाते हैं. और दूसरा, विटामिन बी और विटामिन सी जो नॉर्मली चाहे इतना अवेलेबल नहीं हो, है ना, लेकिन फर्मेंटेशन से, बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल एक्शन, और मे बी स्प्राउटिंग से बिकॉज ऑफ द एंजाइम्स, क्या होता है, द amount of vitamin B and C that increases. So having sprouts, having fermented food is better than having it in the original form, क्योंकि sprouting या fermentation से आपके B और C group vitamins increase हो जाते हैं. And certain vitamins, like biotin and all, also they also उनकी अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो जो बाउंड फॉर्म में होते हैं वो फ्री फॉर्म में हो जाते हैं. तो फ्री फॉर्म बॉडी फिर ज़्यादा आसानी से यूज़ कर लेती है, तो इसीलिए डाइजेस्टिबिलिटी, डाइजेशन भी इनकी बेटर होती है. राइट. मिक्सिंग इज सर्टनली जस्ट बाय जस्ट मिक्सिंग 2 to 3 foods together. You're making a fruit lassi, fruit yogurt and all. That's just mixing 2 to 3 ingredients. So these are basically your pre-preparation methods. ठीक है. अब आ गए हम अपने preparation methods पर. प्रेपरेशन मेथड्स बेसिकली हमारे होते हैं हमारे कुकिंग मेथड्स, जिससे जो एक्चुअली खाना प्रिपेयर करने में यूज़ होते हैं. इसमें हमारे आ गए मॉइस्ट हीट, ड्राई हीट. हाँ जी, कोई डाउट है? यस मैम. मैम आप फर्मेंटेशन में कौन कौन से विटामिन इंक्रीज होते हैं वो एक बार फिर से बताएं. फर्मेंटेशन में भी बेसिकली हमारे बी और सी मेन होते हैं जो इंक्रीज होते हैं, और जितने भी और बी विटामिन हैं, ऑल योर बेसिकली योर अदर विटामिन, लाइक आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बायोटिन, वो भी एक टाइप का वैसे बी विटामिन है. उनकी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ना अवेलेबिलिटी कुछ बाउंड फॉर्म में होते हैं, ठीक है, वो फ्री फॉर्म में हो जाते हैं. बाउंड फॉर्म एज इन दे आर बाउंड टू सर्टेन अदर कंपोनेंट्स, तो वो एक फ्री, उनका फॉर्म बस चेंज हो जाता है, फ्री फॉर्म में होते हैं. देन इफ वी ईट सच फूड तो वो बॉडी
उनको यूज आसानी से कर लेती है, बॉडी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है उनको यूज करने के लिए। या जैसे मैंने बताया प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये क्योंकि बैक्टीरियल एक्शन से और ये एंजाइमेटिक एक्शन से ये थोड़े ब्रेक हो जाते हैं, सिंपलर फॉर्म में हो जाते हैं, तो दे कैन बी इजीली यूज्ड एंड इजीली डाइजेस्टेड बाय द बॉडी। तभी जब बहुत बार अब अगर स्टमक अपसेट हो, पेट खराब हो या कुछ हो डाइजेशन में, तो अगर आप फर्मेंटेड फूड खाते हो तो इडली कोई मना नहीं करता, आप खा सकते हो क्योंकि वो फर्मेंटेड है। सो इट इज़ लाइट फॉर द सिस्टम ऑल्सो, द सिस्टम, योर डाइजेस्टिव सिस्टम विल नॉट हैव टू वर्क सो मच टू ब्रेक इट, राइट। सो इसीलिए फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स ऐड करना और ये स्प्राउटेड फूड्स ऐड करना आर वेरी 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 बेनिफिशियल, वन शुड इंक्लूड देम इन एवरीडेज डाइट। बहुत सारे होते हैं, अब जैसे आज ये बहुत सर्दियाँ आती हैं तो ब्लैक कैरेट या बीटरूट का भी लोग कांजी बनाते हैं, है ना। सो दैट व्हाट इज दैट, दैट इज ऑल्सो फर्मेंटेड, सो इट इज इजी टू डाइजेस्ट देम। एंड ऑब्वियसली इनमें क्या होता है फर्मेंटेड फूड्स में स्पेसिफिकली द these bacterias, the good bacterias, right, that increases. तो fermented foods are natural probiotic for the body, है ना, तो इसलिए they are very good for our gut, that is our digestive system. Thank you, ma'am. Welcome. So coming on to the cooking methods, like I said, moist heat नाम ही बताता है, moist मतलब पानी के यूज होगा, ड्राई मतलब जिसमें पानी यूज नहीं होगा, है ना। अदर मेथड्स में बेसिकली फ्राइंग सॉटिंग आता है जिसमें हम फैट यूज करते हैं। सो मॉइस्ट हीट में हमारा बॉइलिंग आता है, सिमरिंग आता है, ब्लांचिंग, स्टीमिंग, प्रेशर कुकिंग, पोचिंग एंड स्टूइंग। आई विल बी डिस्कसिंग देम वन बाय वन। ड्राई हीट में रोस्टिंग, ग्रिलिंग, टोस्टिंग और बेकिंग आ जाता है। अदर मेथड्स में सॉटेइंग और फ्राइंग आता है। अब अगर हम बात करें इन मेथड्स की, नाउ बॉइलिंग, वी ऑल नो व्हाट बॉइलिंग इज। पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्रीज, राइट, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और जब पानी का टेम्परेचर इतना 100 डिग्रीज पहुंच जाए तो वो बॉयल होने लग जाते हैं, बड़े बड़े बबल्स आते हैं। सो बेसिकली दैट इज बॉइलिंग एंड वी कैन बॉयल नंबर ऑफ फूड्स। Now, the difference between boiling and simmering is कि सिमरिंग में अब जैसे गैस को हम तेज करते हैं तो बॉयल पानी कर रहे हो तो ऊपर बड़े बड़े बबल्स आने लग जाएंगे। सिमरिंग में द वाटर इज हीटेड बट द टेम्परेचर इज नॉट 100 डिग्री एंड अबव, द टेम्परेचर इज लिटिल बिलो 100 डिग्रीज, कि वो पानी गर्म हो रहा है, आपको नीचे बेस पे बबल्स छोटे छोटे दिखेंगे, है ना, बट वो जो बड़े बड़े जैसे प्रॉपर नीचे से ऊपर बिग बबल्स आर कमिंग, वो नहीं होता है, ठीक है। सो सिमरिंग इज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज नॉट 100 बट अ लिटिल बिलो 100, कि 95 98 ऐसे करके, राइट। एंड नॉर्मली सिमरिंग वी नो, बहुत बार इसमें डिफरेंसेस मेन पता होना चाहिए। सिमरिंग ऑब्वियसली विल टेक मोर टाइम एज कम्पेयर टू बॉइलिंग, है ना। बट बॉइलिंग में क्या होता है, इतना विगरस हाई टेम्परेचर होता है तो जिस वजह से कभी कुछ चीज़ें, आप अंडे को बॉईल करोगे कभी बहुत तेज पे करो तो कभी कभी क्रैक हो जाता है, बट अगर कम गैस को थोड़ा कम करके करोगे तो वो क्रैक या टूटने का डर कम होता है। सो दैट्स व्हाट सिमरिंग में द चांसेस ऑफ फूड losing out its shape is less, मतलब बॉइलिंग में ज़्यादा आउट ऑफ शेप हो सकता है तो, और सिमरिंग में कम होता है। तो सिमरिंग में द फूड इट रिटेन्स इट्स शेप एंड न्यूट्रिएंट लॉसेस आर आल्सो less as compared to boiling. Then there is something known as blanching. अब ब्लांचिंग में क्या करते हैं, पहले पानी को ना हम पूरा बॉयल होने देते हैं, ठीक है, फिर क्या करेंगे, गैस थोड़ी कम कर देते हैं। देन व्हाट वी डू इज वी पुट द फूड, जैसे टमेटोज ब्लांच करते हैं। अब अगर टमाटर किसी को अगर स्टोर करना हो, अगर आप सपोजिटली सोचो टमाटर सस्ते मिल रहे हो और आप 10 किलो टमाटर ले आओ, एंड इफ यू जस्ट स्टोर देम लाइक दिस, सो दे विल गेट स्पॉइल्ड वेरी इजीली। या अगर उनको प्यूरी बना के ऐसे ही कर दोगे रॉ, बस पीस के, तो भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करना है देन यू कैन ब्लांच देम। सो व्हाट यू डू इज़, आपने टमेटो लिया, आपने उसको पहले गरम उबलते हुए पानी में डाला,
कुछ सेकंड्स के लिए डाला, एंड देन यू हैव टू सी सम, इट डिपेंड्स फ्रॉम फूड टू फूड, राइट। अब ग्रीन लीफी वेजिटेबल तो बहुत जल्दी हो जाएगी, दूसरी सब्जियां थोड़ा टाइम लेंगी, फॉर 1 मिनट और मे बी 1.5, सो यू पुट इट, राइट। उसके बाद आप उसको क्या करोगे, एकदम से निकाल के आप उसको बिल्कुल ठंडे पानी में डाल दो, बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी में डाल दो, तो एकदम से क्या होगा, जो बाहर का पील होगा ना वो श्रिंक हो जाएगा, एंड उससे यू कैन रिमूव द पील वेरी इजीली। तो इससे देन आप उसको अगर ग्राइंड करके रखोगे, सो वो ज़्यादा लंबा चलेगा, ठीक है। सो ब्लांचिंग से क्या होता है, फर्स्टली इट हेल्प्स टू रिमूव द पील्स, एंड सेकेंडली ब्लांचिंग का एक बहुत बड़ा ये फ़ायदा है, क्यों खाना लंबा स्टोर हो सकता है, वो इसीलिए क्योंकि हर फूड में ना कुछ एंजाइम्स होते हैं। सो ब्लांचिंग से क्या होता है, क्योंकि पहले एकदम से गर्म पानी है, उसके बाद एकदम से ठंडा पानी है, तो ये जो कुछ एंजाइम एक्टिविटी होती है फूड में, वो एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। अब कभी फॉर एग्जांपल आप केला लो, बनाना, बनाना इफ यू गेट इट रॉ एंड यू कीप इट फॉर सम डेज, वो एकदम से पक जाता है ना, कोई भी फ्रूट हो फॉर दैट मैटर, पक जाता है। अगर आपने कंज्यूम कर लिया ठीक है, नहीं कंज्यूम करा तो उसके बाद वो ओवर राइप हो जाएगा, ज़्यादा पक जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट होके वो स्मेल करने लग जाता है, वो बिल्कुल गल सड़ जाता है। बिकॉज वाई डज दिस हैपन, बिकॉज देर आर सर्टन एंजाइम्स दैट आर एक्टिव देयर इन द फूड। सो ब्लांचिंग से अब क्या हो रहा है, ब्लांचिंग से एंजाइम्स भी इनएक्टिव हो रहे हैं, बिकॉज एक्सट्रीम टेम्परेचर में हम फूड को डाल रहे हैं, तो इसीलिए जो ब्लांच्ड फूड है वो इतनी जल्दी खराब नहीं होगा। सो इफ़ यू हैव टू स्टोर योर 10 or your 20 kgs or whatever tomatoes, if you blanch them, peel them, and then you store them, या उसकी प्यूरी बना के, तो वो थोड़ा लंबा टाइम चलती है, ठीक है। So this was about blanching, and then what we have is your steaming. Steaming, again, the difference between simmering, boiling, and steaming is that boiling or simmering में the food is in direct contact with the water, and in steaming the food is not in direct contact with the water. Food is basically cooked in the steam जो नीचे पानी से आ रही है, ठीक है। सो ये इनका मेन मेन डिफरेंस आपका बॉइलिंग और स्टीमिंग में होता है, ठीक है। द कॉन्टैक्ट विद द वाटर इज दैट, दूसरे में देर इज नो कॉन्टैक्ट विद द वाटर, राइट। बहुत बार आज तो स्टीमर्स भी आजकल अवेलेबल है, राइट, दैट इज देयर। अदरवाइज मैनी पीपल दे यूज अ डबल बॉयलर, क्या कहते हैं, या नीचे पतीले में स्टीम हो रही है, ऊपर जैसे जैसे हमारे, यू ऑल हैव सीन हाउ मोमोज एंड ऑल आर कुक्ड, राइट। नीचे पानी होता है एंड ऊपर there's another vessel, another layer which has holes from where the steam gets in contact with the food. Pressure cooking, poaching and stewing. Pressure cooking, we all have pressure cookers in our house. We know that is basically food is cooked under pressure, right? Because of the steam that is made by the water, right? That is there in the cooker or the food. तो ये स्टीम प्रेशर इसको निकलने नहीं देते हैं, बिकॉज ऑफ this increasing heat of the steam, the pressure keeps on increasing in a cooker, right? And pressure cooker pressure cooking is a very very quick and one way जिससे न्यूट्रिएंट काफ़ी हम रिटेन कर सकते हैं, उनको लूज आउट करने से बचा सकते हैं। देन देर इज पोचिंग। पोचिंग में यूजली फिश और एग्स पोच होता है। पोचिंग में हम ना जैसे एक पैन लिया, पोच्ड एग्स बनते हैं, आपने पैन लिया, पैन में ये नहीं कि बॉइलिंग की तरह पूरे पतीला भर दिया या सिमरिंग, आप बहुत थोड़ा सा पानी लेते हो, लाइक 1 or 2 करछी टाइप्स। उसको आपने जब आपके पानी में से थोड़े बबल्स आने लग जाए तो आप उसको बिल्कुल कम कर दो, एंड देन यू ब्रेक द एग, ओके, उसी में पानी में ही, इसमें ऑयल नहीं यूज होता। और उसको तेज इसलिए नहीं करते गैस को, क्योंकि फिर एक तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा, दूसरा अगर एग तोड़ोगे तो एग पूरा टूट जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट, सो देन उस पर धीरे धीरे गर्म पानी, एग एग को आपने पैन में तोड़ा जिसमें थोड़ा सा पानी था, राइट, जो बिल्कुल गर्म था, नीचे गैस भी बिल्कुल सिम पर है, एंड देन उस पानी की हीट में वो एग कुक हो जाता है पूरा। So poached egg usually तब देते हैं if somebody has lot of dental issues and all, somebody who can't eat or
chew properly and all. या बहुत बार बच्चों को भी देते हैं if eggs are started with kids and any dental issue, so it is quite कुक पूरा हो जाता है, बट इट इज़ योक इसमें अंदर थोड़ा लिक्विड ही रहता है, इट इज़ क्वाइट सॉफ्ट एंड यू नो थोड़ा वॉट गीला गीला होता है, ये नहीं होता कि कच्चा होता है, कुक हो जाता है पर थोड़ा गीला गीला होता है। और जब भी एग को पोच करते हैं ना तो हमेशा पानी में थोड़ा सा या तो लेमन या विनेगर डालते हैं, सो यू नो दैट हेल्प्स टू रिटेन द शेप ऑफ द एग, क्योंकि आप सीधा थोड़े से पानी में ब्रेक कर रहे हो तो वो फैलता नहीं है। So that's how poaching is done. Then there is stewing and mostly बहुत बार stewed apple लोग बनाते हैं, या your dals and meats and all. इसमें there is nothing major, you know, it's basically you just take a pan, you know, with a lid. कुछ नहीं करना, आपने लिक्विड इतना डालना है कि वो आधा पान खाने को कवर कर दे बस। और एंड यू जस्ट कवर इट, जैसे हम घर पे बहुत बार हम ये यूज़ करते हैं, तो आधा जो खाना है वो जो स्टीम रिलीज हो रही है उससे हो रहा है, और जो आधा खाना है वो उससे पक रहा है जो नीचे जिसमें वो पानी में कवर्ड है। सो द फूड इज हाफ कवर्ड विद वाटर एंड हाफ इट इज नॉट कवर्ड विद वाटर, राइट। एंड लिड बंद कर देते हैं तो ग्रेजुअली थोड़े थोड़े टाइम बाद साइड चेंज करते रहते हैं। सो दैट इज बेसिकली अ स्टूइंग। Then coming on to the dry heat method is your roasting, grilling and baking. Now roasting and grilling में मेन ये फ़र्क होता है, roasting में the food is in direct contact with the heat. Grilling में usually जो actual होता है it is not really you know in direct contact with the heat, but हीट होती है और ऊपर ग्रिल्स होते हैं। तो द ग्रिलर द यू नो द व्हाट डू आई से द ग्रिल, राइट, और द मेटल पार्ट दैट इज यू नो ओवर अ सोर्स ऑफ हीट, वो गर्म होके फिर खाना उसके ग्रिलर के टच में होता है और फिर उससे ग्रिलर के थ्रू हीट पास होती है फूड में एंड द फूड इज कुक्ड। Okay, but in roasting it is said that you know the food is in direct contact pura with the source of heat, so that is the main difference between the two. Baking is अगेन, बेकिंग में भी जैसे हमने कहा ये ड्राई हीट मेथड्स, अब इसमें पानी डायरेक्टली हम ऐसे नहीं डाल रहे हैं। तो बेकिंग में भी क्या होता है कि जब हम कोई भी केक बेक करते हैं कुछ तो उसमें अपना लिक्विड होता है, सो यू नो द ड्राई हीट इनसाइड द oven, right, there is heat circulating and it is dry, we are not adding water ऊपर से या कुछ, तो वो सर्कुलेट करती है और जो खाने में जो थोड़ा लिक्विड होता है वो धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होता है। और जैसे जैसे फिर स्टीम, हमेशा हॉट एयर राइजेस, तो स्टीम राइज करती है तो अपने साथ ये जो कुकीज बिस्किट्स केक इनको भी अपने साथ ऊपर लेके जाती है, तभी वो फिर बेक होकर थोड़े सॉफ्ट और स्पॉन्जी बन जाते हैं। So baking में it is basically again the dry heat which heats up the water, the liquid in the food product, that changes into steam, and as the steam rises up it leads to rising of your breads, your cookies and your cakes. Okay, then is your other methods में sorting and frying आ गया। फ्राइंग इज़ बेसिकली आप पूरा ऑयल में डाल रहे हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है हम क्या क्या फ्राई कर सकते हैं। सॉर्टिंग में क्या होता है, बस आपका ऑयल ज़्यादा, द फूड इज़ नॉट कम्प्लीटली डिप्ड इन ऑयल बट इट इज़ पार्शली, इट इज़ जस्ट कोटेड with oil. Okay, so less oil is used in sorting. Okay, so उसमें क्या होता है, द पैन, अब सॉर्टिंग करते हैं, आप सॉटे कर रहे हो फिर थोड़े टाइम आपको उसको ढक देना चाहिए, क्योंकि जो खाने के अंदर नेचुरल वाटर कंटेंट है वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, दैट ऑल्सो हेल्प्स टू कुक योर फूड फास्टर एंड मोर इवनली। ओके, सॉर्टिंग में बहुत बार क्योंकि हम बहुत कम ऑयल यूज़ कर रहे हैं, समटाइम द फूड स्टार्ट्स स्टिकिंग, सो इन दैट केस यू कैन ऐड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर इफ रिक्वायर्ड टू मेक योर ग्रेवीज। ठीक है, सो बेसिकली अगर मेन डिफरेंस बोला जाए या समझने के लिए, तो एक में फूड मोस्टली पूरे मोर देन you know it is fully or partially dipped in oil, but in sorting it is not, sorting में not dipped but the fat, it you know the food is coated with oil, fat एक थोड़ा सा ही डालते कि वो फूड को पूरा कोट कर ले। Now we know that there are number of these methods that we use. We all use it in the household. This was not something difficult or ऐसा कुछ कि हमने कभी सुना या देखा या किया ना हो. But इन सब के जो methods है ना,
इन सब के एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं। अब सपोजिटली जैसे हम प्री प्रिपरेशन मेथड्स ले, हम पीलिंग की बात करें, अब अगर आप पील कर देते हो, देन अगर मोटा पील करोगे तो भी आपका फूड लॉस हो रहा है। और अगर आप बहुत बार पीलिंग से क्या होता है, देर आर सर्टन न्यूट्रिएंट्स दैट आर जस्ट नेक्स्ट टू द पील, अंडरलाइंग सरफेस ऑफ द पील, तो वो फिर क्या होता है, वो लूज आउट हो जाते हैं। बहुत बार आप पील करके उसको हम वॉश करते हैं, है ना, तभी कहते हैं कैरेट या अगर कर रहे हो कुछ यूज कर रहे हो या क्यूकम्बर, तो उसको पहले वॉश करो अच्छी तरह और फिर पील करो, क्योंकि जब पील करके वॉश करेंगे तो पील करने से द फूड इज इन कॉन्टैक्ट विद द एयर एंड द वाटर, तो जो वाटर सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स है उनका लूज आउट होने का डर ज्यादा रहता है। ठीक है। सो एंड ऑब्वियसली पील फूड, लाइक आई सेड, इट विल कम इन कांटेक्ट विद एयर, तो इसमें क्या होंगे वो ड्राइनेस, क्योंकि जो पानी फूड में है नेचुरल वाटर, सो दैट turns into water vapor and it dries the food, it leaves the food, so the food gets dried। ठीक है। सो उससे पीलिंग से क्या होगा, हमारे चेंजेस आ सकते हैं हमारे टेक्सचर ऑफ द फूड और न्यूट्रिटिव क्वालिटी में। बेसिकली जो हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं बी और सी, और मैंने सी का तो बताया था कि वो हीट सेंसिटिव भी और लाइट सेंसिटिव भी, सो लॉसेस of these vitamins can take place during peeling, and the same goes for your cutting, chopping and slicing also। अब cutting, chopping, slicing का obviously एक benefit ये है कि it helps to cook the food faster, right? It helps to it takes less time, but अगेन क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है कटिंग चॉपिंग में, तो फिर क्या होगा, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो रहा है तो उससे फिर ज़्यादा सरफेस एरिया मिल गया फॉर न्यूट्रिएंट लॉसेस ऑल्सो टू टेक प्लेस, राइट। यहाँ सोचो, एक आपके पास बास्केटबॉल है, ओनली दैट इज एक्सपोज टू एयर एंड वाटर एंड ऑल, बट इसी बास्केटबॉल को अगर मैं छोटी छोटी इतनी सारी टेबल टेनिस बॉल में कर दूंगी, तो जो सरफेस एरिया जो एक्सपोज हो रहा है टू द एयर, राइट, वो इंक्रीज हो जाएगा, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ज़्यादा सरफेस एरिया मिल जाएगा बैठने के लिए और काम करने के लिए अपना, दैट इज खाने को खराब करने के लिए, सो दैट फूड गेट्स स्पॉइल्ड इजीली। ओके, so these are some do's and don'ts given। I'll just quickly, you can just go through that। Like I told you कि हमेशा पहले आप वॉश करो, राइट, और पील करो, और पील करने के बाद आप क्या कहते हैं सीधा उसको कट चॉप कर सकते हो। ठीक है। डू नॉट एक्सपोज कट फूड्स टू द एयर फॉर लॉन्ग टाइम, डू नॉट लीव द फूड ओपन फॉर लॉन्ग टाइम आफ्टर कुकिंग ऑल्सो, certain losses do take place, right? And now I don't need to focus this key chopping board and all should be made of food uh, should not be made of plastic and all, because we know microplastics can go inside the body which are toxic, so they should be made of stainless steel and all, basically food grade metal should be used। ठीक है। ये जनरल चीज़ें हैं, वन कैन ऑलवेज गो थ्रू इट, आई एम नॉट रियली फोकसिंग टू मच ऑन दिस बिकॉज दीज आर सर्टन वेज हाउ यू शुड कट योर फूड एंड ऑल। पाउंडिंग, लाइक आई सेड, पाउंडिंग क्या होता है, हमारा बीटिंग, बेसिकली बीटिंग टू फ्लैटन द मीट्स। अब इसमें मैंने बताया था वो उससे क्या होता है, जैसे मीट्स को करते हैं तो जो उसका स्ट्रक्चर होता है विच इज़ योर स्ट्रक्चरल, बेसिकली योर कार्ब्स दैट फॉर्म द स्ट्रक्चर, राइट, तो वो ब्रेक हो जाता है, उससे कुकिंग ईजी हो जाती है। बट एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग इज, लाइक आई टोल्ड यू, सम ऑफ द जूसेस इट कम्स आउट फ्रॉम द स्ट्रक्चर, बट अगर ये हम ऐसे ही, और अगर हम ऐसे ही रखे रहने देंगे तो उसमें क्या होगा, ये जूसेस धीरे धीरे इवेपोरेट होते रहेंगे एंड इट विल लीड टू लॉस ऑफ मॉइस्चर एंड ड्राइनेस। ओके, so that is one of the so all these methods, they have advantages but they have certain disadvantages if they are kept for the long time, या काट के ज़्यादा रख दिया तो कुछ मॉइस्चर लॉसेस और कुछ न्यूट्रिएंट लॉसेस, टिपिकली विटामिन बी और सी जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है उनके हो सकते हैं। ठीक है। सो ग्राइंडिंग, सोकिंग, अगेन आई वुड रादर फोकस मोर ऑन सोकिंग, कि आई टोल्ड यू, क्योंकि जहाँ पे भी हम राइस का कल एग्जाम्पल दिया था, अगर आप चावल को धोते हो और भिगोते हो तो वही पानी में ही उसे पकाओ, क्योंकि अगर आप भिगो के, इफ यू सोक इट एंड इफ यू थ्रो अवे दैट वाटर,
you are losing out your B1, that is your thiamine, your B vitamins are getting lost. तो इसीलिए loss of nutrients do take place specifically in soaking if that water is discarded then. Okay, but the advantage is कि soaking of, like I said, the water goes inside the food and that the food swells up और उससे cooking और digestibility better हो जाती है. Sprouts का I've already explained you fermentation and sprouting का how it increases your digestibility of protein and increases your certain B vitamins and all. This I've already explained you when I was talking about sprouting and fermentation. नाउ ये आपके इफेक्ट ऑफ प्री प्रेपरेटरी मेथड्स थे. अब हम आ गए द इफेक्ट ऑफ कुकिंग मेथड्स. नाउ सी मोस्टली कुकिंग मेथड्स, इफ यू टॉक अबाउट कुकिंग मेथड, the main disadvantage that usually we see is in moist cooking methods. Again for a simple reason, अब तक ये तो समझ आ गया ही होगा क्योंकि हमारे वाटर सॉल्युबल विटामिन्स लॉस हो जाए, लूज आउट हो जाएंगे. मॉइस्ट कुकिंग मेथड्स में हम पानी यूज़ करते हैं, है ना, और उसमें तो जितने भी, और अगर जैसे मैंने बताया अगर हम ये पानी को डिस्कार्ड कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो उसमें ज़्यादा हम न्यूट्रिएंट्स लूज आउट कर रहे हैं. एंड जो कितना लॉस होगा वो डिपेंड करता है हम कौन सा कुकिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं. मैंने अपने खाने को पूरा बॉईल किया, बॉईल करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है उसको मैंने फेंक दिया, हटा दिया, तो ऑब्वियसली माई लॉसेस विल बी मोर. लाइक आई टोल्ड यू अभी जब बात कर रहे थे कि सिमरिंग में लॉसेस आर लेस, प्रेशर कुकिंग में भी कम लॉसेस है क्योंकि यूजुअली वो पानी हम खाने में ही रिटेन कर लेते हैं, है ना. एंड ऑल्सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस मॉइस्ट हीट मेथड, अब इसमें क्या होता है, इफ आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू डू इट दैट वेज और हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली नोटिस दैट the best way to cook your green leafy vegetable is पहले आप उसको कुछ टाइम आप खुले में पकाओ, उसके बाद उसको कवर कर दो. Now what happens is, when we cook the food in water, some of the color of the food, palak, green leafy vegetables में, you will see that the water gets green, right? So obviously some natural color of food also gets leached out, right? But इनके साथ साथ क्या होता है, there are certain volatile acids also. Okay, now these acid, तभी हम जब पालक और ये सब पकाते हैं, अगर हम उसको अनकवर्ड पहले खुले में पकाएंगे तो ये जो सर्टेन नेचुरल एसिड होते हैं ये क्या है, ये वॉलेटाइल होते हैं, ये एस्केप हो जाएंगे. ये पकने के टाइम ये हवा में दे विल एस्केप आउट. बट इफ वी do not cook them uncovered initially, once these acids they escape out, then you can cover your palak and cook it. Okay, तो शुरू में क्या होगा, अगर हम अनकवर करके कुक, मतलब अगर हम खुले में कुक करेंगे तो वॉलेटाइल एसिड्स जो नेचुरली होते हैं ये हमारे एस्केप आउट हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे, एंड वी कैन रिटेन द कलर ऑफ योर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. बट इफ वी कुक देम स्टार्टिंग से ही कवर करके, तो ये जो volatile acids हैं they will not escape out, they will instead dissolve in the water, and because of this effect of the acid, this leads to a change in the color of your green leafy vegetables. So that is why if you want to retain, if you want a good nice color of your leafy vegetables, it is always better to first you cook it few minutes अनकवर्ड, बिना ढके, राइट, और उसके बाद फिर आप उसको ढक के पका सकते हो. ठीक है, सो this is a good way where they're talking about the effect of moist heat. And then when we talk about the dry heat, obviously dry heat method से हमें जो texture flavor मिलता है, अब toasted bread है ना, will be the taste और color उसका texture ही बदल जाता है. आप ग्रिल्ड वेजिटेबल बनाओ, रोस्टेड चिकन, ये सब जो मिलता है ना, तो इसमें द टेक्सचर एंड फ्लेवर इज बेटर विद ड्राई हीट मेथड्स एज कंपेयर टू योर मॉइस्ट हीट मेथड, क्योंकि हाई टेम्परेचर पे होता है तो द टेम्परेचर ऑफ ड्राई हीट मेथड्स इज वे हायर, ओके, देन योर मॉइस्ट हीट. सो इसीलिए
उसमें जो आउटर कवरिंग है, द आउटर पार्ट ऑफ द फूड इट बिकम्स क्रिस्प, एंड एट द सेम टाइम जो अंदर का मॉइस्चर है वो रिटेन्ड रहता है, ठीक है, वो लूज आउट इतना नहीं होता है। Okay, fried foods, I don't think so. I need to tell you anything that obviously fried foods में आपका it leads to lot of fat intake, and if that is not being used, so it can lead to your obesity and obesity related problems, right? मैंने ये भी बता दिया कि moist heat में simmering is usually a good way, and if you're using other methods also, you should use up the liquids in making your other दाल सूप्स, आटा गूंदने में, इन चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हो फिर पानी को उसको, ठीक है। So this was about your basic cooking methods, right? I would like to just take a 5-10 minutes break so that I can also have water. You can also have water if you people want to. So I'll be back in 5-10 minutes, and then I'd like to take up any queries या any issues, any, I mean इससे जो भी अभी किया है उससे related अगर कोई doubt है या any discussion that we want, I'd like to take up that. ठीक है, so just give me like 5-10 minutes, right? Then I'll be back. फिर हम proceed कर सकते हैं, ठीक है। I was absent for the first session. Where is the assignment given? I didn't see that. Anyone please see the. Assignment is to be submitted in LMS portal. Last date was showing 31st May, I guess. Where is that given? What did you ask? Where is that assignment given? Question, assignment questions. Uh, I couldn't attend the first session, so I didn't know anything about the assignment. Assignment question you will find in the LMS portal only. Do you have your LMS ID and password? Yes, yes. Login in that, you will get that. Okay, thank you.
Should we write it in handwriting or should we type the assignments and upload them? Does anyone has any idea about it? In the instructions, Only it was given as handwriting. handwritten. After writing in the handwriting, we should upload the photos of them. I'm hoping that only because it is to be Yes. submitted in the LMS portal only. Okay. ఇక్కడ అమ్మాయిని అడగండి దీనికి ఏమన్నా రియంబర్స్మెంట్ ఉంటుందా? Correct? എവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ചെയ്തു. കേട്ടു. വല്ല പാത്രത്തിലെടുത്ത് വെക്കാലേ പറ്റുള്ളൂ. Is there any group regarding this certificate course where we can communicate with each other? No idea about any groups. No, there is no such group. Okay. If we have any doubts, so we can ask one another. So I was asking about it. Has Actually, we can anyone form a We can given group. make it. examination form filler? How can we make a group? Does anyone have idea? So that We we can can make share one our WhatsApp numbers group. here only in the message, so that we can make. Okay. Shall we make a WhatsApp group? Yeah, WhatsApp groups only. Okay. Okay. Is everybody interested in that? Just share Yes, yes, number. of course. Those who are interested, they can share their number here, and we can make our group by Otherwise, ourselves. one of you could make a group and send the link in the chat. सब उसको join Yeah, कर सकते that would be the better option. Okay. So, I have a small doubt. Madam is writing in call messages, right? Can we see them afterwards also, or only at the time of madam No, is writing? only at the time of the call. Once the call Once the gets call is done, we disconnected, don't get any information. then you cannot see the messages. Okay. So maybe Is there any recorded session for this? yes, you will get it. That's what the RC says. So वो maybe वो YouTube या कहीं upload होगा, तो Okay. आपको मिल जाएगा. Okay. Okay. Thank you. और जहाँ तक WhatsApp का group का है, तो one of you could Yeah. Yeah, it will be it's easier. better. I think we can, if we make a WhatsApp group, because there are lots of confusions in this assignment regarding the assignments. Because when I saw in the system, it is written as 30th April, but when in the assignment question paper type, it is written as 30th May. So I got a confusion there. For everyone it is showing only 30th May, but in my system it is showing, if we open that LMS system, it is showing as 30th April. You go by what is mentioned in your assignment. So basically, Assignment paper. हाँ, one of you could make a group. और फिर ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, एक जना जो बना रहा है वो लिंक जो है ना वो चैट बॉक्स में डाल दो. So if all of you will click on the link, so automatically you will be able to join the group. You can make your group. Okay. अब ये डिसाइड कर लो ग्रुप कौन बना रहा है. So who is having knowledge about this systems can make this, right?
Anybody is making the WhatsApp group for you all, so you can put it up in the chat box. Okay, Dr. Radha's made one. See, normally from the topics से Sneha, I मतलब talking about your question, जैसे होता है फंक्शन ऑफ फूड होने चाहिए, या तो पूरा होता है कि फंक्शंस ऑफ फूड बताओ. Tessie, can you just wait? या सिर्फ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस बताओ, या व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट फूड एक्सेप्टेंस, ये हो सकता है. या फिर आपके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, अब न्यूट्रिएंट्स पे जैसे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, या फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है, डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में आ सकता है, उनके सोर्सेज बताओ. Then from what pre-preparation or preparation methods, इसमें usually that is an important topic, though it's very basic, but that's important कि what are the pre-preparation methods of cooking, what are the preparatory methods, या जैसे difference हो गए between moist and dry heat हो गया ना. तो ये usually मतलब ऐसे ही जो आपके topic wise दिए हैं, normally questions ऐसे ही होते हैं. And online there are certain, I think, papers and all available. I think एक बार check कर लो, I'm not sure. So हर एक न्यूट्रिएंट का आपको डेफिशिएंसी डिजीज पता होना चाहिए, नाम पता होना चाहिए, उसके साइन और सिम्टम पता होना चाहिए. एंड द बेस्ट वे टू डू दैट पर्टिकुलर पार्ट इज, व्हाई आई सजेस्ट टू मेक अ टेबल जिसमें न्यूट्रिएंट लिखा, नेम ऑफ द डिजीज, साइन और सिम्टम, सोर्सेज. तो ऐसे याद करना भी थोड़ा इजी हो जाता है ना. इट्स इन टैबुलेटेड फॉर्म, दैट ऑलवेज हेल्प्स. Okay. So now what is left in this unit is again something that's quite basic. Okay, let's make it a little interactive now. Now we're talking about, I'm not going to share my screen. Let's make it a little interactive now. Okay, you all can use the chat box because it's very basic topic which we're going to cover up now. या आप अपने आप को अनम्यूट भी करके बोल सकते हो. अभी जो टॉपिक एक है, ये है कि अबाउट फूड सेफ्टी, अबाउट बेसिकली अबाउट हाइजीन, राइट, और पर्सनल फूड हाइजीन के बारे में है अब ये. अब व्हाट डू यू थिंक? ओके, what are now, obviously food safety is the most important thing. न्यूट्रिएंट रिटेंशन होना, खाना खाना सब अलग चीज़ है, बट अगर फूड सेफ ही नहीं होगा, चाहे आप जितना महंगा से महंगा ले लो या सस्ते से सस्ता ले लो, इट कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, राइट. सो रादर देन डूइंग बेनिफिट, इट विल रादर हार्म योर बॉडी. सो व्हेन वी टॉक अबाउट फूड हाइजीन, जैसे हम पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं, वैसे फूड हाइजीन भी होता है. फूड हाइजीन का मतलब क्या है कि जो भी कंडीशंस और मेजर्स हैं टू इंश्योर, जो ज़रूरी है टू इंश्योर कि हमारा फूड जो है, जो थ्रू आउट द फूड चेन, जब वो हमारा फूड ग्रो होकर, हार्वेस्ट होकर, स्टोर होकर हमारे पास आ रहा है, हम उसको कट चॉप पीलिंग जो भी कर रहे हैं, देन वी आर कुकिंग इट, सो इंश्योरिंग थ्रू आउट दिस, जो डिफरेंट स्टेजेस फूड चेन में है, हमारा फूड इज सेफ, राइट. So making sure that conditions are such that it does not get contaminated, so that basically refers to food hygiene. Okay, and food hygiene is very important, right, preparation में, obviously ताकि कोई भी food related disease ना हो. So now I just want, generally we all practice that, we all are adults here, we all have learned that in our initial years also. So when we talk about food hygiene, सबसे पहला it is important to ensure personal hygiene.
सो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए है जब हम खाना बनाते हैं? सो किन what points of personal hygiene should be taken in care of when you are preparing food? So one could just unmute. I want you people to say, because we all know that what there's nothing for me to explain in this. So let's make it a little bit interactive. So you could just maybe write down just the main points in the chat box, or you can even unmute yourself and stay. Hanji, sin bolo. Ma'am, I'm Shubhangi. Uh, Shubhang. Okay. yes, why before making food, before handling food, we should wash our hands with Yeah. soap or sanitize hand Yes. wash and this. Yes. Um, our nails should be short Yes. and clean. If we have any wound or something like that, we should cover it before handling food. Yes, that's a Uh, very important point. We should all take care of that. And that's why it is said home food is always better than having outside food. Because if you had outside food, you never know, there could be any cut. So basically, उससे सिर्फ आपके फूड रिलेटेड डिजीजेस नहीं, otherwise other communicable diseases can also happen. And if somebody has a cut and he or she is cooking food, so from the blood also the infection can get transferred. So that's very important to cut your to cover any wounds, right? yeah, Clean utensils, yes. Anything else? we should cover our hairs also if possible. Yes, obviously your hair have to be tied. Yeah, खाने में बाल नहीं आना चाहिए, yeah. इसीलिए And we should avoid sneezing, coughing, and licking fingers while making food. food very important. But as housewives, I would like to ask all the housewives, हम में से कितने लोग खाना बनाते टाइम पहले उसको टेस्ट करते हैं? And we do that very often. Yeah. That's a very very common practice, Yes. right? But again that comes in do's and don'ts. So that's why I wanted to discuss, क्योंकि कुछ चीजें हमारे लिए तो नॉर्मल होंगी ना, हम ही खाना बना रहे हैं, हम हाथ धो के खाना बना रहे हैं तो ठीक है, बट एंड एज हाउस वाइफ वी मेनी टाइम्स डू दैट. कुछ चीज बना रहे हैं, नमक कम है ज्यादा है, वी टेंड टू जस्ट टेक अ बाइट एंड जस्ट लिक इट. अब स्पून कौन लेकर आएगा, है ना? तो जरा सा ही तो टेस्ट करना है. बट अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट फूड हाइजीन, सो दैट दिस इज समथिंग दैट वी ऑल शुड टेक केयर ऑफ, राइट? एनीथिंग एल्स? सबसे मेन चीज, खाना जब भी बने हमेशा उसको ढक के रखो. That's very, very important, because your flies, your insects, they carry germs, they carry microbes, they carry pathogens. So, if they sit on garbage and if they sit on your food, so obviously they can contaminate it, right? So that becomes very, very, very important. We should also clean fruits and vegetables using water, no ma'am? Oh yes. Now that's very, some people say कि इतने पेस्टिसाइड्स है, तो आजकल तो थियोरेटिकल काफ़ी अलग है, सोशल मीडिया काफ़ी चीज़ें बताता है कि आप उसमें बेकिंग सोडा डालो या कुछ लेमन डालो. आई रिमेंबर कोविड में दिस वाज a big thing, that even if you're getting your fruits and vegetables, so you have to soak it, put some Yes. baking soda and all. But yes, obviously thorough washing is important. There are chemicals that are being sprayed, we all are aware of that. So thorough washing with rubbing, not just dipping it in water, is very important, right? So these are general things. So अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये हम सब इसको बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं. Then yes, baking soda and vinegar. Specifically if you're using your berries and all, so many people say then that it's very advantageous कि आप अगर इसमें आप उसको soak करके रखो, that all the small little, if there are any pests in them, they come out. So and soak it for like 5 to 10 minutes. So now when we talk about, okay, how can we prevent the disease? अब जो जितने भी food related diseases हैं, हमें पता obviously food related है, तो they can spread through food, they can spread through water, they can spread through utensils, they can spread through food handlers. This I'm talking about from your book itself. I'm not sharing because I want all of you to just, let's keep it interactive. Otherwise it becomes very boring. Such a topic becomes very boring. So let's make it interesting.
तो खाना जो होता है, spread of diseases through food. So how can it spread through food? Diseases food से, जब food कैसा, how can food become a vehicle for spread of diseases? Okay, can anyone name 2 3 foodborne diseases? Foodborne मतलब जो खाने से होते हैं. Milk. Through milk, yes, milk becomes one of the food. How, your microbes. Milk is something we all must have heard the term perishable, non-perishable, है ना? Perishable वो होता है जो ज़्यादा जल्दी खराब हो जाता है, right? So milk is a perishable food item. So yes, it is a very good. Diarrhea. Yes, diarrhea, typhoid, all these are your foodborne diseases. Then fruits, vegetables, जो pesticides होते हैं उसके ऊपर. Yes, fruits and vegetables can also act as a source of infection. Yeah, they are also foods because these are, like I said, there are enzymes that are active in them, and the environment that the food provides. ये हम अभी आगे भी करेंगे, क्योंकि देखो किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को थ्राइव करने के लिए what they require is they require moisture, मतलब water चाहिए होता है, water activity. उसके बाद they require warmth, that is your right temperature, your room temperature, warm temperature चाहिए होता है, and they require air, that is your oxygen. ठीक है. और अगर जब हम दूध या ऐसी चीज़ें बाहर रखते हैं, like milk is a good medium for growth of microbes, so it, you know रूम टेम्परेचर पे रख रहे हैं तो ज़्यादा जल्दी ख़राब हो, क्योंकि वार्मथ भी मिल रहा है, मिल्क में लिक्विड भी है, और ऑब्वियसली इट इज़ एक्सपोज टू एयर, सो इट विल लीड टू your foodborne diseases. And apart from that, obviously milk is coming now, from animals, and also the condition how it is being taken out from the animal, from your milk animals, from the cattle, is also important. So which is why काफ़ी मिल्क को हमेशा हम बॉयल, और अब तो खैर हमें पैस्चराइज मिल्क मिलता है जिसमें काफ़ी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. Fruits and vegetable also act as a source because they have lot of water in them. If they are kept outside, they are exposed to air and they have water. बाहर नॉर्मली पड़े हैं तो फिर रूम टेम्परेचर में पड़े हैं, तो ऑब्वियसली परफेक्ट कंडीशंस फॉर माइक्रोब्स टू ग्रो. So we have to take care of this so that we स्टोर देम एट राइट टेम्परेचर. इसीलिए अगर आप देखो अपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं ख़राब, क्योंकि इनमें दे हैव वाटर कंटेंट. हरे पत्ते वाले सब्जियों में बहुत पानी का कंटेंट होता है. अगर आप पालक उबालोगे तो उसके बाद कितना पानी छोड़ता है, राइट? सो इसीलिए the foods that have more water content in them, they tend to get spoiled, or they tend to be a good food for these microorganism growth. And then disease can spread through water, they can spread through utensils. If you know, obviously water contamination is, we all know that water has to be filtered or boiled before using. It is a very potential source of contamination. And utensils also, जैसे utensils भी clean होने चाहिए, क्योंकि if there is any leftover food in them, if they are not cleaned properly, then they can lead to breeding of these pathogens, राइट? आपकी बुक में इसमें दिया हुआ है कि बहुत बार, जैसे पहले क्या होता था, पहले मिट्टी से अगर बर्तन धोते थे, बट अगर वही मिट्टी ही कंटामिनेटेड है, अगर मिट्टी ही सॉइल ही मैं ले रही हूँ जहाँ men या जहाँ human beings maybe are defecating and all, so what is the point of washing it with them? And then ash, राख यूज होती थी. राख was much better earlier time, that was used to clean utensils, right? And now obviously we have all kinds of soaps and detergents for cleaning them. The other source of infection can be the person himself, herself, who is handling the food. जिनके हमें, जो हमने अभी पॉइंट्स डिस्कस करे, वो बेसिकली उसमें फूड हैंडलर का भी पॉइंट आ जाता है, कि जैसे हेयर शुड बी टाइड एंड ऑल, इफ देयर इज एनी कट एंड ऑल, दैट शुड बी कवर्ड, right? So if you want to protect yourself from diseases, it is always better to cook, or to consume food which is cooked in a nice clean environment, because food handlers can also be a source of infection for any foodborne diseases. ठीक है, I shall stop here because
नेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा जो आगे का है वो थोड़ा नॉट मच बट वेरी लिटिल लिटिल थोड़ा सा साइंटिफिक है. सो आई शैल टेक द डिफरेंट मेथड्स ऑफ food preservation detail in the next class, right? But yes, all I would like to tell you here is when we talk about food spoilage, ये सब factors हैं कि water है, foods itself can be a source of infection, utensils and food handlers. but फूड जो स्पॉइल होता है, क्या 3 कॉजेज हैं फूड स्पॉइलेज के. दिस इज फ्रॉम योर नेक्स्ट यूनिट बट आई जस्ट लाइक टू जस्ट एक्सप्लेन दिस हियर कि बेसिकली फूड स्पॉइल होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्शन से, जो हमें पता है, जिनको हम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजेंस कहते हैं. दूसरा होता है फ्रॉम दीज इंसेक्ट्स एंड ऑल. तीसरा होता है हमारे एंजाइम एक्शन से. खाना अगर हमने रखा है, राइट, जैसे कहीं स्टोर करके रखा है, कोई चूहा आ गया, if there's mice or if there are ants, insects, so obviously they will spoil the food. How? By, either they will eat away half of the food, right? So they will leave their body could be maybe, their body could have microorganism that gets transferred to the food, or many a times their excreta also, their urine, their feces, excreta also, if they might leave in the food, so the food can get spoiled. Microorganisms, we all know कि microorganisms can grow on the outer layer of the food, जैसे मैंने बताया था, because they need, like I said, they need, always remember, they need warmth, they need water, they need oxygen. ये main basic चीज़ें होती हैं. ठीक है. कभी आप बहुत बार, आप जैसे हम ये बनाते हैं फर्मेंटेड फूड जैसे कांजी और ये सब, तो देखो ये आप फर्मेंट करने रखते हो, धीरे धीरे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे इसके चेंजेस होने लग जाते हैं, बिकॉज माइक्रोबियल एक्शन स्टार्ट्स इन इट. बट अगर आपने राइट टाइम पे नहीं अंदर रखी, उसको फ्रीज नहीं करी, मतलब कूल टेम्परेचर पे नहीं रखा, तो ऐसे बाहर फर्मेंट होने करते रह गए, तो इवेंचुअली वो फिर बहुत बिल्कुल स्पॉइल हो जाती है. दैट इज बिकॉज ऑफ माइक्रोबियल एक्शन. Okay, and these microbes are usually found on the outer layer because that is the layer that is exposed to the air, that is oxygen. Then there are enzymes, like I told you कि एंजाइम, हम कच्चा केला लाते हैं, थोड़े टाइम बाद वो राइप हो जाता है, अगर तो भी उसको राइट टेम्परेचर नहीं दिया, कूल टेम्परेचर नहीं दिया, वार्मथ में ही रहा, तो फिर वो क्या होगा, राइप से ओवर राइप हो जाएगा, and eventually it will start smelling, it will get destroyed. So that is the action of enzymes. Enzymes are present inside the food, right? And then they lead to undesirable changes and lead to spoilage. So microbes, they usually start from working outside the foods. Enzymes are the one that are basically present in the food. जैसे हमने ब्लांचिंग में किया था ना, ब्लांच करोगे तो फिर क्या होगा, उससे एंजाइम इनएक्टिवेशन हो जाएगी, एंजाइम एक्टिविटी कम होगी तो ज़्यादा स्पॉइलेज फिर नहीं होगी. Okay, so this is something that I'd like to just, the causes, this is something important that you should know. Also, अब जैसे here I would like to just generally tell you, many people think that apple is a very good source of iron. क्यों? क्योंकि काला हो जाता है. ऐसा नहीं होता. बनाना आयरन है क्योंकि काला हो जाता है, ऐसा नहीं होता. The blackening is due to enzymatic browning. That is something different. Because these enzymes, when we cut, जब हम उनको काटते हैं, अब केला को काट के रखोगे या एक्सपोज करके रखोगे, या एप्पल ऐसे नहीं, जब उसको काट के रखोगे, ओके, देयर आर सर्टन, आई एम नॉट गोइंग इनटू डेप्थ बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट्स अ पार्ट ऑफ द करिकुलम मेंशन, बट स्टिल आई वुड लाइक टू टेल यू दिस, that there are certain compounds that were intact in the tissues, now they get exposed, क्योंकि वो जो फ्रूट के अंदर टिश्यू सब हमने उसको काट दिया ना, है ना, और they get exposed and certain enzymes, that is basically phenolase enzyme होता है, उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है और उस वजह से इट लीड्स टू ब्राउनिंग. Okay, that is basically the action of the enzymes that takes place, जिस वजह से ब्राउनिंग होती है. It is not that it is a very rich source of iron, तो इसलिए काला होता है. So this is a very common misconception which I
I hope none of us have it further. So please don't think it is a very good source of iron. तो इसीलिए काला होता है. That is enzymatic browning. That is the action of the enzymes that takes place. Right. So I'll just stop here. Anything you want to say? Any question? Any doubt? Um any query regarding the topics that have been covered today? So they were quite simple and easy to understand. Thank you so much, Dr. Ratna. Any query? Okay. So, most welcome, John. It's fine. So then I'll take that as a no, that no queries. And you can again go through whatever part has been covered in all these 3 sessions. And in case you have a doubt, you can always, I'll take it up in the next class in case there is. Right. Most welcome, Sanchita. We will be meeting on. I think the next class is on Monday. Yes, next Okay. class is on Monday को Monday. होगा? हाँ. Okay. मंडे Okay. को ये सिर्फ आई जस्ट बी टेकिंग द प्रेजर्वेटिव मेथड्स एंड मंडे को फिर दूसरा ब्लॉक स्टार्ट करेंगे. इसके बाद क्या है, आप हम एक एक फूड ग्रुप को, जैसे सीरियल्स को हमने बात करी, हमने पल्सेस की बात करी, एक एक फूड ग्रुप की बात करेंगे और उनमें इफ देयर what is special about that food group or certain reactions that takes place, we will take up each food group one by one. Okay. Fine then. Okay, bye-bye everyone. See you on Monday. Right? Thank you very much. Most welcome. Ma'am, may I ask one question? Hanji, yes, please go ahead. Ma'am, when there is a question about cooking method, then we have to write Yes, pre-cooking please. method also, or Moist heat. It's always nice to mention briefly about the pre-cooking methods also. It just shows that you have the knowledge. It's always nice because they are very basic. ऐसा कुछ इतना मुश्किल तो है नहीं. And then you focus and write in detail more about the cooking methods. okay, actually there is one question in assignment. Briefly discuss about cooking method. Then in that for 3 marks only, so we have to write pre-cooking method as well as cooking method.